हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी मनी मास्टरी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर इक्विटी के बारे में। बैलेंस शीट पे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था शेयर कैपिटल इक्विटी के बारे में, तो इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है कि लायबिलिटीज कॉलम में हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज करके, तो इनको क्या है कि हम लोग प्लस करते हैं। अदर इक्विटी भी हो गया चाहे, या शेयर कैपिटल हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस किया था, शेयर का इक्विटी हो गया, शेयर कैपिटल इक्विटी हो गया, तो ये सब हम लोग को क्या है कि ऐड करना पड़ता है। तो अदर इक्विटी में क्या क्या आता है टर्म्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल पेड अप कैपिटल आता है वहां पे, राइट। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके अंदर अलावा ट्रेजरी का स्टॉक आता है। और क्या होता है कि एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ये भी इसमें आता है। और भी हम लोग चीजें चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि क्या है कि हमारा कुछ पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट से हमारा अदर देन हियर, मतलब क्या है कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा कुछ होल्डिंग्स है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट। और फ्री रिजर्व और सरप्लस हो गया। जैसे फ्री रिजर्व और सरप्लस क्या हो गया, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। शेयर प्रीमियम करके मैंने फर्स्ट में आपको दिया है ये वाला एडिशनल पेड अप कैपिटल का। और अदर इक्विटी शेयर इक्विटीज हो गया, जैसे कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गया, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ये सब आता है। रिटेन अर्निंग्स हालांकि अलग दिखाया जाता है कंपनी में, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अदर देन क्या होता है। कि अदर इक्विटी मतलब सिंपली क्या होता है कि जैसे कॉमन स्टॉक हो गया, या प्रिफर्ड स्टॉक हो गया, या रिटेन अर्निंग हो गया, इसके अलावा जो आता है उसे हम लोग अदर इक्विटी कहते हैं। मतलब ये कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कॉमन स्टॉक मतलब क्या हो गया, कॉमन स्टॉक किस कैटेगरी में आएगा, आपको शेयर होल्डर इक्विटी में आता है। कॉमन स्टॉक मतलब हमारा कॉमन मैन का स्टॉक। जैसे कि मैंने अगर कोई शेयर होल्डर हूँ मैं कंपनी का, मैंने कुछ शेयर्स परचेस की हैं, तो मैं उसका शेयर होल्डर बन गया हूँ उस कंपनी का, तो मुझे क्या है कि वहाँ का वोटिंग राइट्स भी मुझे दिया जाएगा। कुछ एनुअल जनरल मीटिंग होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, तो वो लोग क्या है कि हमें मेल करते हैं, हम भी उसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ इस वजह से। तो वो कॉमन स्टॉक कहा जाता है उसे। और प्रेफर्ड स्टॉक उसे कहा जाता है, जैसे कि क्या है कि थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है ओनर को, ताकि डिविडेंड्स या ऐसे सब कोई एडिशनल जैसे कि एसेट्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो क्या है कि ओनर को फर्स्ट थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है, उसे हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग हो गया। रिटेन्ड अर्निंग मतलब सिंपली क्या होता है कि सारी चीजें हमें जो बचता है, बाकी पैसा हमारा कंपनी का जो बचा है, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट मतलब जैसे कि समझ लेना कि आपको जैसे इनकम टैक्स दे दिया, और डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया, और फिर उसका डिविडेंड्स भी दिया शेयर होल्डर्स को, तो बाकी जो बचता है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो वो सब रिटेन अर्निंग हम लोग अलग बैलेंस शीट पे दर्ज करना पड़ता है। कुछ लोग साथ में इसकी इसी के अंदर भी डाल के लिख देते हैं, राइट। कुछ कंपनी तो कंपनी के हिसाब से रहेगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो वैसे करते हैं। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एडिशनल पेड इन कैपिटल समझते हैं पहले। ये शेयर प्रीमियम भी बोला जाता है इसे। तो ये क्या होता है कि इन्वेस्टर जो पे करता है अमाउंट फेस वैल्यू के ऊपर या पर वैल्यू के ऊपर, तो फेस वैल्यू, पर वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू सब सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है उसमें। तो ये क्या है कि फेस वैल्यू तो आपको पता ही ऑलरेडी, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारा। इसमें जाके देख लेना आप लोग शॉर्ट्स में, एसेंशियल टर्म्स करके प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी देखना जरूर, तो आपको फेस वैल्यू के बारे में भी पता चलेगा। तो फेस वैल्यू कंपनी क्या है कि स्टार्टिंग टाइम पे जब कंपनी स्टार्ट करती है, तो उस टाइम पे क्या है कि एक वैल्यू डिसाइड करती है कंपनी, तो उसे क्या है कि छोटे अमाउंट रखा जाता है। फेस वैल्यू हमेशा छोटा अमाउंट ही रहता है, तो उसे ये हम लोग एडिशनल पेड इन कैपिटल कहते हैं। कि इन्वेस्टर क्या है कि ज्यादा पैसे के में खरीद लेता है फेस वैल्यू के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। XYZ करके कंपनी है, समझ लीजिए, एक पर शेयर है, एक है पर वैल्यू, एक है फेस वैल्यू। तो शेयर इशू किया है 1 लाख का, और इशू प्राइस है 10 रुपीज पर शेयर। तो हम लोग क्या है कि इसे इशू कितना किया गया है, टोटल प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस। अब इशुएंस में कितना हम लोगों ने दिया है, 1 लाख शेयर इशू किया है इंटू 10, इशू प्राइस कितना था 10, तो कितना हो गया 10 लाख। अब टोटल पर वैल्यू कितना हो गया, पर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, फेस वैल्यू, जैसे 1 लाख इंटू 1, राइट। 1 है हमारा फेस वैल्यू, बट इशू कितना किया है, 1 लाख शेयर इशू किया है, तो कितना हो गया 1 लाख। अब हम लोग ये कि 10 लाख माइनस 1 लाख, तो ये 9 लाख हो गया। तो ये 9 लाख रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, राइट, ओवर द पर वैल्यू ऑफ शेयर्स में। अमाउंट पेड ओवर मतलब ज्यादा पे किया है अमाउंट इन्वेस्टर्स ने, तो ये 9 लाख वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड हम लोग समझेंगे ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ट्रेजरी स्टॉक भी इसी के अंदर आता है, अदर इक्विटी पे। और ट्रेजरी स्टॉक मतलब होता है कि वो स्टॉक जैसे रीपर्चेस करती है कंपनी मार्केट से, शेयर होल्डर से रीपर्चेस कर लेती है कंपनी, तो इसे क्या है कि हम लोग नेगेटिव अमाउंट रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। ये इक्विटी सेक्शन पे मतलब टोटल इक्विटी पे नेगेटिव अमाउंट के रूप में दिखाया जाता है। समझ लीजिए शेयर्स रीपर्चेस किया, 10,000 शेयर था, हम लोगों ने वापस ले लिया, 15 रुपए में हम लोगों ने रीपर्चेस किया उसको, तो वो क्या है कि वहां पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा
1,50,000, मतलब 15 इंटू 10,000 तो कितना हो 1,50,000, ये रिफ्लेक्ट किया जाता है वहां पे टोटल इक्विटी पे रिडक्शन करने के बाद। और हमारा नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम। अब एक्यूमुलेटेड और अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम मतलब जो गेन्स हमारा जो हमें जो नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है और नुकसान हुआ है, वो हम लोग क्या है कि अदर नॉट इंक्लूड नहीं किया जाता है, हम लोग ये नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये डायरेक्टली इक्विटी पे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। ये क्या है कि टिपिकली इन्वॉल्व होता है अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस। अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस मतलब जो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोगों ने जो जिसको बेचा नहीं है हम लोग बोल सकते हैं, तो वो उस चीज को अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस, अब इसे मैं बता देता हूँ कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अनरियलाइज्ड गेन और अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, मतलब उन्होंने जो नहीं बेचा वो है 30,000 और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट किया है उन्होंने 20,000 का। तो इन दोनों को प्लस करके जो हमें मिलेगा वो है हमारा अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस। तो ये क्या है कि हमारा नेट प्रॉफिट पे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्योंकि अनरियलाइज्ड है, ये हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग को दर्ज करना पड़ता है। एडजस्टमेंट है ये, एक तरीके का एडजस्टमेंट किया जाता है। सो रिटेन्ड अर्निंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हालांकि अलग से लिखा जाता है कुछ कंपनीज में, वो लोग अलग से रिटेन अर्निंग दिखाते हैं। रिटेन अर्निंग्स मतलब इतना ही होता है कि जो प्रॉफिट हमें मिला है, हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में पे करने के बाद हमें क्या मिला है। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। बिगिनिंग रिटेन अर्निंग मतलब क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है सब कुछ हटा के वो 15 लाख का था। अब नेट इनकम अब इस ईयर का कितना है, 5 लाख का है, हम लोग को 5 लाख मिला है प्रॉफिट। अब डिविडेंड कितना दिया उन्होंने, 2 लाख का डिविडेंड दे दिया हम लोगों ने टोटल। अब इसको क्या है कि हम लोग बिगिनिंग पुराना प्रीवियस ईयर और नेट इनकम ऑफ द ईयर हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस डिविडेंड करेंगे। डिविडेंड तो हमारे हाथ से गया है ना पैसा, तो उन्होंने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को दे दिया है, तो उसे 2 लाख से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 18 लाख। तो ये रिटेन अर्निंग्स हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। डिक्रीज विद डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड्स में डिक्रीज हो गया ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैसा दिया है तो हमारे पास से कुछ गया है ना, तो वो माइनस करके इतना ही है, सिंपल है कि 18 लाख हम लोग को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। लोग समझेंगे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि बॉन्ड हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक हो गया। इसे क्या है कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक में। तो इसे जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये इक्विटी पे असर पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग जो रहता है, मतलब जो शेयर आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसमें बढ़ जाता है ये शेयर, राइट। और ये क्या है कि ज्यादातर ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो रहता है, जैसे बॉन्ड जो रहता है वो गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेशन इशू करते हैं, उनको मनी रेज करने के लिए वो लोग इशू करते हैं। तो हम लोग क्या है कि जो परचेस करते हैं उनको मनी देके कुछ परचेस कर रहे हैं ना, तो बॉन्ड्स परचेस करते हैं, तो उनको क्या है कि ये जो वो लोग लेते हैं तो उनको क्या है कि लोन के तरीके से काम करता है। जैसे उनको लोन दिया हम लोगों ने, तो हमें क्या है कि उसमें एक इंटरेस्ट भी मिलता है, और उनको क्या है कि एक स्पेसिफिक डेट रहता है, उस पर हम लोग को फेस वैल्यू के लोन के फेस वैल्यू पे हम लोग को पे बैक करना पड़ता है उनको लोन, राइट, एक स्पेसिफिक डेट पे। तो इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एक समझ लीजिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, 10 लाख का फेस वैल्यू है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का, और रेशियो है 20 शेयर्स, 20 शेयर पर 1000 बॉन्ड, राइट, मतलब 20 into 1000। तो हम लोग इसको देखेंगे अभी, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अपॉन कन्वर्शन। अब कितना इशू किया है, 10 लाख है, फेस वैल्यू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1000 into 20, तो कितना हुआ 20,000 शेयर है, राइट। तो ये जब बॉन्ड्स कन्वर्ट किया जाता है, ये कॉमन स्टॉक क्या हमारा जो हम लोगों ने प्रीवियसली बात किया था पेड इन कैपिटल पे, एक्यूमुलेटेड पेड इन कैपिटल पे, वहां पे इफेक्ट पड़ता है इसका, राइट। समझ लीजिए कि जैसे पर वैल्यू का है कॉमन स्टॉक का 1 पर शेयर है और कन्वर्जन प्राइस है 50 का, तो ये APIC जो है हम लोग एक्यूमुलेटेड पेड इन कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है मार्केट प्राइस और पर वैल्यू के हिसाब से। तो यही सब एग्जांपल्स हैं जो अदर इक्विटी के हैं, आपको मैंने समझाया, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही सब है अदर इक्विटी के, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, ओवरऑल इक्विटी बैलेंस शीट पे दिखाना पड़ता है, और ये कैसे अफेक्ट करता है बैलेंस शीट पे वो भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा मैं आपको बैलेंस शीट पे भी दिखाऊंगा, जैसे ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ प्रीवियसली। तो ये क्या कि अदर इक्विटी के नाम पे ही कुछ कंपनीज दिखा देती है, और कुछ लोग क्या है कि अदर इक्विटी पे मतलब अदर इक्विटीज दिखाते हैं और रिटेन अर्निंग्स अलग दिखाते हैं, बट कुछ लोग क्या है कि साथ में ही दिखा देते हैं। तो और शेयर होल्डर इक्विटी भी रहता है, अभी उन्होंने शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में बात किया था, क्या क्या उसमें आता है प्रीवियसली, राइट। तो वो आपको समझ में आया होगा, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और ये रिटेन अर्निंग सब मैंने बताया था शेयर होल्डर इक्विटी पे दिखाया जाता है। तो हम लोग बैलेंस शीट पे आ गए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स
करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी आए हैं इक्विटी के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल डिस्कस कर लिया, अदर इक्विटी भी डिस्कस करेंगे। तो अदर इक्विटी मैंने जैसे कि बताया, देखो ये कुछ कंपनीज होती है अदर इक्विटी, सीधे लिख देती है यहाँ पे। अभी देखो अदर इक्विटीज में कितना ज्यादा आ रहा है, 76,390। मतलब इस कंपनी ने क्या है कि सारा जो भी जैसे कि मैंने अभी जो जो आपको बताया है वो सारी चीजें इंक्लूड करके एक ही में ही लिखा है, मतलब टोटल दिया गया। अब कुछ कंपनीज क्या करती है, अदर इक्विटी यहाँ पे लिखती है और सी सेक्शन में जैसे कि सी या डी में लिख देंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स करके लिखती है और यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो वो दूसरे हर कंपनी का मैं बोलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग रहता है, तो उनको क्या है कि अलग अलग से दिखाते हैं, वो लोग अलग तरीके से बैलेंस शीट देखते हैं। तो ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल एक पे लिख दिया और अदर इक्विटी एक साथ हम लोग सब कुछ जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना। थैंक यू।